हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विदास। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का 2023-24 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है। इस पेपर की कोर्स टाइटल मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड इस पेपर की कोर्स आईडी PHY 203 है। ये जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये पार्ट 2 है, इसमें 26 से 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। वैसे इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस आए थे। टाइमिंग दी गई थी 1.5 आवर की और मैक्सिमम मार्क्स दिया गया था 75। तो चलिए इस पार्ट 2 के 26 क्वेश्चन से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 26 है, द यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर इज। पूछा है कि एब्जॉर्प्टिव पावर की यूनिट क्या होती है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है वो एक तरह का रेशियो होता है। किसके बीच का रेशियो होता है? टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रेशियो होता है। कौन कौन सी वो टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, ये इन्हीं का रेशियो होता है। ओके, और कोई भी रेशियो चीज जो होती है उसकी यूनिट नहीं होती। इट मीन्स एब्जॉर्प्टिव पावर की यूनिट नो होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी देखिए, दिया है नो यूनिट। यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, टू पार्टिकल्स अप्रोच ईच अदर विथ अ स्पीड 0.8 c विथ रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी, देयर रिलेटिव स्पीड इज। पूछा है कि उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा। तो सबसे पहले आप रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला क्या होता है इसका पहले हम ये देख लेते हैं। रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी फॉर्मूला, यहाँ लिख लीजिए एडिशन फॉर्मूला कहते हैं इसको। एडिशन फॉर्मूला क्या होता है? VREL रिलेटिव U प्लस V अपॉन 1 प्लस UV अपॉन C स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए जो स्पीड ऑफ पार्टिकल 1 है U, वो है 0.8 c, और जो स्पीड ऑफ पार्टिकल 2 जिसको हम V मानेंगे वो भी क्या हो जाएगा? 0.8 c, क्योंकि यहाँ लिखा है कि ईच अदर विथ अ स्पीड ऑफ 0.8 c, मतलब कि दो वेलोसिटी और दोनों सेम है। ठीक है, यानी मेरी U की वेलोसिटी जो है 0.8 c है और जो V है उसकी भी वेलोसिटी क्या आ गई है? 0.8 c। ओके, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 0.8 प्लस 0.8 अपॉन 1 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 अपॉन C स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? 1.6, और ये जो है यहाँ दोनों में C लगा हुआ है तो 1.6 C हो जाएगा और 1 प्लस 0.64 हो जाएगा। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका अप्रॉक्स आएगा 0.9756 C। अब मैच कर लीजिए, किससे मैच कर रहा है? 0.975, 0.912 नहीं, 0.975। देखिए ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द रिलेटिविटी ऑफ सिमुलेटेनिटी कंसर्न इवेंट दैट ऑकर। ओके, ये किस पे आकर करता है? एट द सेम टाइम बट डिफरेंट लोकेशन, एट द सेम लोकेशन बट डिफरेंट टाइम, एट द सेम लोकेशन एंड सेम टाइम, नन ऑफ द एबव। तो आपको बता दें कि रिलेटिविटी ऑफ सिमुलेटेनिटी कंसर्न इवेंट जो होता है वो सेम टाइम बट डिफरेंट लोकेशन पे मिलता है। ओके, अब अगर इसका हम डिटेल आपको बताएं तो काफ़ी डिटेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे बता रही हूँ। ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आप थ्योरी में भी जाके चेक कर सकते हैं। ओके, 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच इवेंट डज अ फोटॉन लूज ऑल ऑफ इट्स एनर्जी। पूछा है कौन सा इवेंट है जिसमें फोटॉन अपनी सारी एनर्जी क्या कर देता है? लूज कर देता है। तो
आपको ये यहाँ ऑप्शन क्या दे रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, नन ऑफ द एबव। थॉमसन एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल नहीं करता, नन ऑफ द एबव इसका ऑप्शन नहीं होगा, कॉम्पटन इफेक्ट में भी नहीं करता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसमें फोटोन अपनी सारी एनर्जी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। अगर हम आपको इसकी डिफिनीशन बता दें तो इसकी डिफिनीशन हम लिखते हैं क्या, एन इंसिडेंट फोटोन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल। कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, द फोटोन डिसअपियर ट्रांसफरिंग ऑल इट्स एनर्जी। फोटोन डिसअपियर हो जाता है और सारी एनर्जी को सबको किस में ट्रांसफर कर देता है, एनर्जी में। ओके, किसको, टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा है कि फोटोन कब पूरा क्या करता है, लूज ऑल ऑफ इट्स एनर्जी। कब लूज कर देता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही क्या करता है, लूज कर देता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, E इज इक्वल टू एच एफ। एफ यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन में इक्वल 1। अच्छा, ऑप्शन में एक एक्सप्रेशन दिया और पूछा है कि कौन सा इक्वल 1 होगा। नोट दैट द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ओके, ए एंड बी रिप्रेजेंट निगेटिव एंड पॉजिटिव इनफाइनाइट्स रिस्पेक्टिवली। ओके, लिमिट बता दिया कि निगेटिव और पॉजिटिव में ए और बी की लिमिट रखी जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम चेक करते हैं। पहला दे रहा है इंटीग्रेशन ए बी साई डी एक्स, दूसरा दे रहा है इंटीग्रेशन ए बी साई और मॉड लगा दिया डी एक्स, तीसरा दे रहा है ए बी इंटीग्रेशन साई का होल स्क्वायर डी एक्स एंड नन ऑफ द एबव। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है उसमें साई क्या रिप्रेजेंट करता है, इन क्वांटम मैकेनिक्स psi represent the wave function किसका, of a particle. Okay, the normalization condition is, क्यों नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, क्योंकि ये एक्सप्रेशन नॉर्मलाइजेशन के लिए, डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई स्क्वायर। ओके, ओवर आर स्पेस। ओके, तो साई स्क्वायर का एक ही है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये डी एक्स इक्वल टू 1। ओके, तो अगर आप ध्यान दीजिए कि ये ऑप्शन मेरा यहाँ पे है, ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे ए और बी क्या करता है, माइनस इन्फिनेटिव एंड प्लस इन्फिनेटिव रिप्रेजेंट करता है, और साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, एज पर द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी द स्पीड ऑफ लाइट इन एन इनर्शियल फ्रेम डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, द लोकेशन ऑफ द फ्रेम, द स्पीड ऑफ द फ्रेम, द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम, नाइदर द स्पीड नॉर द लोकेशन ऑफ द फ्रेम। तो यस, जो इसके पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के स्पीड ऑफ लाइट नहीं स्पीड पे और नहीं लोकेशन ऑफ द फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, a photon and electron have identical momenta 2.000 MeV/c. Then the electron has less energy than the photon. B there are the photon is less energy than the electron. C there are their energies are identical और D there are their speed are identical. तो पहले तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कहीं भी फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम क्या होते हैं, अगर सेम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इसको साइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में अगर फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम मोमेंटम, और मोमेंटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी से, कितना दे रहा है 2.000 MeV/c। ठीक है, अब अगर हम इनकी एनर्जी को कंपेयर करें, ठीक है, टू कंपेयर देयर एनर्जी, किसकी एनर्जी को, फोटोन की
और इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो पहले लिखते हैं फॉर फोटॉन। ओके, तो हम क्या एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं? आपको पता है कि फोटॉन क्या होता है? मासलेस होता है। तो हम लिख दें फोटॉन इज मासलेस। ठीक है, सो इट्स टोटल एनर्जी EP इज क्या हो जाएगा? EP इक्वल टू PC लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर दी 2.000 MEV अपॉन C और इंटू C से C कट गया, कितना आ गया? 2.MeV। ओके, अब हम यही चीज फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल दें, फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जब निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन हैज रेस्ट मास कितना होता है? M0 से लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हैज रेस्ट मास कितना होता है? M0 इक्वल टू 0.511 MeV अपॉन C², ये होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टोटल एनर्जी EE निकालें, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, गिवन बाय द एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से, तो क्या निकालेंगे? EE फॉर्मूला होता है PC का होल स्क्वायर प्लस M0 C MC² ऐसे होल स्क्वायर और ये कर देंगे हम रूट। ओके, अब यहाँ से हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, EE रूट में 2.000 MEV का होल स्क्वायर प्लस 0.511 MEV का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2.064 MEV। ठीक है, ये अप्रॉक्स की वैल्यू आती है। ठीक, अगर आप कंक्लूजन निकालें तो ये आया 2.064 और इसके पहले आया था एक ये वैल्यू फोटॉन की 2.000, तो कौन सी ज़्यादा है? कंक्लूजन में देखिए तो इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर एनर्जी देन फोटॉन, या ये कह सकते हैं कि फोटॉन इज लेस एनर्जेटिक देन इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए, ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी देखिए लिखा है द फोटॉन इज लेस एनर्जेटिक देन द इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन बी आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? अगर आप इसका कंक्लूजन निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं कंक्लूजन 2.064 MeV ग्रेटर देन 2.00 MeV। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इन द ग्राफ ऑफ स्पेक्ट्रल डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कंसर्निंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन एज पर प्लैंक, पहला ऑप्शन दे रहा है स्पेक्ट्रल डेंसिटी अप्रोचेज इन्फिनेटिव एज फ्रीक्वेंसी अप्रोचेज इन्फिनेटिव। सेकेंड दे रहा है स्पेक्ट्रल डेंसिटी मे हैव एन इनफाइनाइट वैल्यू एट सम पॉइंट। सी दे रहा है स्पेक्ट्रल डेंसिटी अप्रोचेज 0 एज फ्रीक्वेंसी अप्रोचेज इनफाइनाइट। डी दे रहा है नन ऑफ द एबव। तो पहले इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें कि कैसे हम इसका ऑप्शन बताएंगे, या अगर आप डायरेक्ट अगर जानना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर हमें याद है तो हम आपको बताते हैं इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, अगर आप इसकी थ्योरी जानना चाहते हैं तो इसकी थ्योरी आप फुल लेक्चर में जाके चेक कर लीजिएगा, यहाँ अगर हम बताते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इफ साई एंड फाई आर टू ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन देन, ये एक रिलेशन दे रहा है इक्वल किसके होगा? तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले को आपको पता हो तो फॉर ऑर्थोनॉर्मल के लिए फॉर टू वेव साई एंड फाई टू बी ऑर्थोनॉर्मल अगर है तो वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। पहला यहाँ लिख देते हैं फॉर ऑर्थो नॉर्मल टी, ठीक है, फॉर टू वेव कौन कौन सी साई एंड फाई टू बी ऑर्थोनॉर्मल होंगे, लेकिन वो दो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करेंगे? दे मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन कौन कौन सी? पहला कंडीशन होता है नॉर्मलाइजेशन। इसकी कंडीशन क्या होती है? माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव साई स्क्वायर dx इक्वल टू 1। ठीक है, और ऐसे ही अगर फाई का देखें तो क्या लिखते हैं?
फाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरी होती है ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव साई स्टार फाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसमें कहा आता है कि जो इनर प्रोडक्ट होता है ओवरलैप इंटीग्रल क्या होता है उसका 0 होता है, ठीक है। तो ये वही कंडीशन है, इनर प्रोडक्ट ओवरलैप इंटीग्रल इज 0, ठीक। तो इस कंडीशन के हिसाब से आपका पहला वाला और दूसरे वाले का क्या पूछा, ऑर्थो नॉर्मल में पूछा है ना। इफ साई एंड फाई आर टू ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इन एन एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन इज 25 एंड पावर गेन इज 2500, द करंट विल बी, करंट क्या होगा, ये तो काफी इजी है। ए वी दे रहा है 25 और ए पी दे रहा है 2500। रिलेशन क्या होता है, ए पी इक्वल टू ए वी इंटू ए आई, ठीक है। तो यहाँ से ए आई निकाल लीजिए, ए पी अपॉन ए वी, सॉल्व कर दीजिए वैल्यू पुट करके, कितना आ जाएगा 100। देखिए ऑप्शन दिया है 100, ऑप्शन सी देखिए 100 दिया है। 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, इन ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर द लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज बेसिकली डिटरमाइंड बाई, लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किससे डिटरमाइन की जाती है, पहला ऑप्शन दे रहा है ट्रांसफार्मर प्राइमरी इंडक्टेंस, दूसरा दे रहा है रेजिस्टेंस, तीसरा दे रहा है कैपेसिटेंस बिटवीन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, और डी दे रहा है नन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन ए सही है, ट्रांसफार्मर प्राइमरी इंडक्टेंस के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को बेसिकली डिटरमाइन करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक आर अपोजिट टू द दोज ऑफ निगेटिव फीडबैक आर बेटर देन दोज ऑफ निगेटिव फीडबैक, रिजल्ट इन गेन स्टेबिलिटी, रिड्यूस द एम्पलीफायर गेन। नहीं, द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक जो होता है अपोजिट होता है निगेटिव फीडबैक के। 37 का ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। ये सारे थ्योरेटिकल हैं इसलिए हम बताते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन, पूछा है पॉजिटिव फीडबैक किस में यूज होता है, रेक्टिफायर, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, डिटेक्टर। ऑसिलेटर में यूज होता है, ठीक है। द प्रोड्यूसेस कॉन्टिन्यूअस पीरियोडिक आउटपुट सिग्नल विदाउट एन एक्सटर्नल इनपुट, कौन, जो पॉजिटिव फीडबैक होते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन ऑसिलेटर में ही मिलती है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, इन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट आर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में जो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एल एंड सी, बी दे रहा आर एल एंड सी दे रहा आर एंड सी, एंड डी दे रहा नन ऑफ द एबव। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन के लिए क्या होते हैं, आर एंड सी होते हैं। 39 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलें तो ये होता है ना 2 पाई आर सी रूट में 6, ओके। तो देखिए आर सी है इसमें, तो 39 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, द वोल्टेज गेन ऑफ ए सर्टेन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 400 इफ द फीडबैक रेशियो बीटा इज इक्वल टू 0.1, फाइंड द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ निगेटिव फीडबैक। तो पहले इसका फॉर्मूला निकाल लीजिए। 40 का फॉर्मूला होता है ए एफ इक्वल टू ए प्लस 1 प्लस ए बीटा, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्लोज्ड लूप गेन होता है, ठीक है। अब यहाँ ए क्या दे रहा है 400, बीटा क्या दे रहा है 0.1, वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं फीडबैक फैक्टर, वो क्या है जो 1 प्लस ए बीटा लिखा गया है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1 प्लस 400 मल्टीप्लाई 0.1 क्या आ जाएगा 1 प्लस 40 इक्वल टू 41, ओके। और गेन विथ फीडबैक निकाल लीजिए, गेन विथ फीडबैक मतलब वही ए एफ जो ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा है। तो ए दिया है 400 अपॉन ए प्लस ए बीटा की वैल्यू क्या निकाल दी है 41। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में आएगा 9.756। चेक कर लीजिए ऑप्शन है कहीं 9.75, 8.51, 9.50, 8. ऑप्शन डी देखिए
9.76 अप्रॉक्स में यह है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एन इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज, क्रिस्टल ऑसिलेटर की इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है? इट्स लो आउटपुट, इट्स हाई क्यू, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इट्स हाई आउटपुट। ऑप्शन ए जो है इट्स लो आउटपुट, यही इसकी लिमिटेशन होती है। ओके, 41 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? ओनली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, बी दे रहा है ओनली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग, सी दे रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एज वेल एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लोडिंग, और डी दे रहा है नाइदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर नॉर ऑफ द क्लैडिंग। तो फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल अपर्चर का Na इक्वल टू रूट में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम बोलें कि n1 क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट विद इन द फाइबर सेंटर में करता है, और जो n2 होता है वो क्या करता है? लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द कोर टू अलाउ फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इस कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन सी जो आपका दे रहा है वही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ओके, तो 42 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इन फाइबर ऑप्टिक्स व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ लॉस ऑफ ऑप्टिकल पावर एज लाइट प्रोपोगेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस? ओके, क्या पूछा है? इन फाइबर ऑप्टिक्स व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ लॉस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पावर एज लाइट प्रोपोगेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ऑप्शन में क्या है? सिग्नल एम्प्लीफिकेशन, बी डिस्पर्शन, सी रिफ्रैक्शन, और डी एटेन्यूएशन। तो फाइबर ऑप्टिक्स में जो एटेन्यूएशन होता है वही रिफर्स करता है रिडक्शन इन अ सिग्नल स्ट्रेंथ एज लाइट ट्रेवल थ्रू द फाइबर। तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। तो 43 का ऑप्शन डी आप इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इन सिंपल वेव मैकेनिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ वेव फंक्शन? पहला ऑप्शन दे रहा है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन हैव द सेम एनर्जी आइजन वैल्यू, बी दे रहा है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन आर ऑलवेज नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी, सी दे रहा है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड डी दे रहा है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन हैव द सेम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो हम कंडीशन ही लिख लें। एक्सप्रेशन क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई एम स्टार साई एन डी एक्स इक्वल टू 0, और हम कहते हैं ये फॉर एम इज नॉट इक्वल टू एन। इस कंडीशन के हिसाब से जो आपका ऑप्शन सी है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इन वेव मैकेनिक्स व्हाट डज द प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन सजेस्ट? पहला, द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन गिव द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल। दूसरा, द वेव फंक्शन डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ पार्टिकल। सी दे रहा है द वेव फंक्शन रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और डी दे रहा है द वेव फंक्शन रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। नहीं, ऑप्शन ए जो दे रहा है द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल, यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, स्पेशल रिलेटिविटी डिस्क्राइब्स द इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस फ्रॉम टाइम। नहीं, बिल्कुल नहीं। बी दे रहा है द इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात ही नहीं यहाँ आएगी। सी दे रहा है द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन स्पेस एंड टाइम एज वेल एज बिटवीन मास एंड एनर्जी, और डी दे रहा है द इंडिपेंडेंस ऑफ मास फ्रॉम एनर्जी। नहीं, फ्रॉम एनर्जी नहीं, ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन स्पेस एंड टाइम एज वेल एज बिटवीन मास एंड एनर्जी। 46 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, a filling the blanks fiber is a filling the blanks fiber with a core consisting of concentric layers of different refractive indices। ऑप्शन ए दे रहा है ग्रेडेड इंडेक्स सिंगल मोड, बी दे रहा है ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड, सी दे रहा है स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड, डी दे रहा है स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड। तो जो बी ऑप्शन है ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड, यही आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द
न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर विथ अ क्लैड इंडेक्स 1.50 एंड कोर इंडेक्स ऑफ 1 कितना दे रहा है 1.50 एक है और ये क्या है 10 ओके। यहाँ पे मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन में क्या है 48 का पहले तो न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला लिख लीजिए n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यहाँ पे जो n1 है वो तो 1.55 है ओके, लेकिन जो सॉरी माइनस जो n2 है वो है 1.50 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे लिखा है 1.50 तो सही है, लेकिन जहाँ 1055 लिखा है वहाँ रियल में 1.5 जो जीरो लिखा है ना वहाँ ये जीरो नहीं है, ये पॉइंट होना चाहिए 1.55 ओके। इसको सॉल्व कर लीजिए 2.4025 आएगा माइनस 2.25 आएगा 0.1525 रूट में इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा 0.3905 आंसर। ऑप्शन देखिए है 0.39, ऑप्शन ए देखिए करेक्ट आंसर है ओके। 48 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लैडिंग इन अ फाइबर ऑप्टिक्स केबल। बहुत से क्वेश्चन आ गए भाई क्लैडिंग से। ए टू इनहेंस द सिग्नल स्ट्रेंथ, बी टू प्रोटेक्ट द कोर फ्रॉम डैमेज, टू इंक्रीज द डेटा ट्रांसफर स्पीड, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द केबल। प्रोटेक्ट द कोर फ्रॉम अ डैमेज, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 49 का ऑप्शन बी आपका सॉरी सी नहीं बी आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 50, ये पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है और टोटल जो 1 से 50 क्वेश्चन है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, एन ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस डैम्ड, अनडैम्ड, मॉड्यूलेटेड, नन ऑफ दीज ऑसिलेशन। कौन सा होगा इसका, ये तो बहुत ईजी अनडैम्ड। तो 50 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि यहाँ तक हमने आपका 2023-24 का सेमेस्टर 4 का पेपर फिनिश कर दिया है ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं और हमारी वीडियो आपको पसंद आई है या आपको उससे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अपने जो भी आपके कमेंट हैं या जो भी सुझाव हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। एक और बात आपको बता दें कि अभी जुलाई से हम लोग और सेमेस्टर के फुल लेक्चर वाले वीडियो फिर से अपलोड करना शुरू कर देंगे। थैंक यू, बाय।